So what's up? This is episode number 1 of Masters of Mathematics sessions that we are taking. ठीक है, तो इस सेशन का मतलब इस पर्टिकुलर सेशन का द एपिसोड 1 इज़ एन इंट्रो कि हम करने क्या वाले हैं. ठीक है, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि हम करेंगे क्या. एज द नेम सजेस्ट्स वी ऑफ कोर्स विल बी डिस्कसिंग अबाउट मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स की ये हैं कौन. कुछ लेजेंड्स के नाम तो यहाँ पे हैं, फोटोज़ हैं, इनफैक्ट नाम नहीं है. तो दिस पर्सन इज ऑयलर. इसको यूलर पढ़ देते हैं लोग, बट इट इज़ ऑयलर, लियोनहार्ड ऑयलर एक्चुअली. देन दिस इज लिबनीस, और कुछ लोग लिबनाइट्स पढ़ते हैं. ठीक है, और इसके दो अलग अलग स्पेलिंग्स लिखते हैं अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में, बट दिस वन इज मोर एक्सेप्टेबल. आई थिंक इट डजेंट रियली मैटर एक्चुअली. देन दिस पर्सन इज प्रॉब्ली जिनको आप नहीं जानते होंगे, तो दिस इज हरमन हैंकल. इन पे हम बात करेंगे आज. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा थोड़ा ही बात करेंगे इन पे. डिटेल्स पे हम बाद में कभी जाएंगे. एंड दिस गाय प्रॉबेबली इंडिया में थोड़े ज़्यादा फेमस मैथमेटिशियन है ये, बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु इन्वाइटेड रामानुजन टू इंग्लैंड. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट G.H. हार्डी. ओके, सो देर समथिंग कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर्स ऑल्सो. अगर आपने वो मूवी देखी है, द मूवी बीइंग The Man Who Knew Infinity, right? That's the of the movie. Although I will be introducing you to someone in this series जिनके ऊपर वो टाइटल ज़्यादा बेटर फिट होता है, बिकॉज रामानुजन ने इन्फिनिटी पे उतना ज़्यादा काम नहीं किया. उन्होंने नंबर थ्योरी में बहुत काम किया है, येस आई एग्री विद दैट, बट उस पर ज़्यादा काम नहीं किया है, इन्फिनिटी पे ज़्यादा काम नहीं किया है. सो आई हैव अ कैंडिडेट जिन्होंने ज़्यादा काम किया है उस पर, उन पर ज़्यादा फिट होता है. ठीक है, सो द इंट्रोडक्शन बेसिकली हम इस सीरीज़ में करने क्या वाले हैं. देखिए, कोर्सेज जो होते हैं ना वो यूजुअली 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट कोर्सेज 3-4 टाइप्स के होते हैं, बट मेजरली 2 टाइप के तो होते ही हैं. एक होता है जिसमें द पर्सन हु इज़ गिविंग यू दैट कोर्स ट्राइज टू टीच यू अ स्किल. ठीक है, तो ये वो कोर्स नहीं है. ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू एनी स्किल हियर. दिस कोर्स इज मेंट फॉर समथिंग एल्स, उस पर आ रहा हूँ अभी. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट सम कोर्सेज विच टीच यू सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, तो एप्लीकेशंस भी मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, या बताने वाला हूँ. ठीक है, दिस कोर्स इज टू इंट्रोड्यूस फोक्स टू सम ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ मैथमेटिक्स, यू नो, मास्टर्स जैसा कि मैंने लिखा है, तो उनको इंट्रोड्यूस करना है. बट सिर्फ हिस्ट्री में जाएंगे तो वो एक अनफेयर ट्रीटमेंट होगा ऑफ कोर्स. तो हम हिस्ट्री पे तो जाएंगे ही, बट हम जैसे अगर हम आर्ट पढ़ते हैं, लाइक अगर कोई आर्ट पढ़ रहा है, तो आर्ट में क्या होता है कि सपोज यू आर स्टडीइंग समवन लाइक लेट्स से लियोनार्डो डा विंची. लियोनार्डो डिकैप्रियो की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लियोनार्डो डा विंची की बात हो रही है. सो लियोनार्डो डा विंची की बात अगर आप कर रहे हो तो यू विल टॉक अबाउट हिज पेंटिंग्स, राइट. जैसे सबसे फेमस वन बीइंग मोनालिसा, राइट. सो वैसा ही कुछ ट्रीटमेंट करने की कोशिश रहेगी मेरी. ठीक है, कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द लेजेंड्स ऑफ कोर्स, एंड कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि हम उनका कुछ वर्क भी डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि एक आर्टिस्ट है तो एक मास्टरपीस भी अवेलेबल होता है स्टडी करने के लिए, है ना. तो यहाँ जो नाम आप देख रहे हो ये आर्टिस्ट्स हैं, और इनके मास्टरपीसेस की बात हम करेंगे. ठीक है, कोशिश करेंगे इन सभी के मास्टरपीसेस की बात की जाए, बट जितना स्कोप में होगा, जितना पॉसिबल होगा, उतना तो ज़रूर करेंगे. ठीक है, तो दैट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड हम लोग क्या करेंगे. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आर्टिस्ट्स जो हैं वो तो आपने देख लिए, इनके जो मास्टरपीसेस होते हैं उन्हें हम थ्योरम्स कहते हैं. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में बहुत सेंट्रल स्टेज होल्ड करते हैं. थ्योरम जैसे ही मैंने बोला होगा, आई थिंक कुछ लोगों को थोड़ा व्हाट डू यू कॉल इट, PTSD, तो वो ट्रिगर हो गया होगा कि यू नो थ्योरम्स एंड प्रूफ्स आर समथिंग विच इज़ रियली पेनफुल फॉर पीपल लर्निंग मैथमेटिक्स, राइट, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम. तो डोंट वरी, आज उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं होगी. आज हम थ्योरम्स को हल्का सा डिस्कस करेंगे कि थ्योरम्स होते क्या हैं. होते तो क्या है, स्टेटमेंट्स होती है जिनका प्रूफ अवेलेबल होता है. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हम प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं, राइट. और थ्योरम्स आर यूजुअली लाइक
somebody has had that creative imagination, और उस क्रिएटिव इमेजिनेशन, उस क्रिएटिविटी का रिजल्ट है, ठीक है, थ्योरम. तो थ्योरम इज अ रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे. अगर आप आर्ट और आर्टिस्ट के तरीके से देखें तो दीज आर द मास्टरपीसेस दैट वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है. तो दैट्स व्हाट थ्योरम इज. नाउ जब हम मास्टरपीसेस की बात करते हैं तो आप मास्टरपीस, what makes a masterpiece a masterpiece? That's also a question generally, right? So to answer that, we'll be talking about this, what makes a theorem a masterpiece, ठीक है. Like हम कैसे decide करें कि this theorem is a quality theorem, so to speak, जैसे quote unquote हम judge कैसे करें, ठीक है. Although I don't entertain कि judgmental होना चाहिए किसी को, but still. So एक थ्योरम के in my opinion, and some of the authors also agree with me, there are basically 3 things जिस पे हम ज़्यादातर बात करेंगे, ठीक है. सबसे पहला चीज़ है एलिगेंस, ठीक है, कि कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है, लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट्स जो प्रेजेंट किए गए हैं, जो बोला जा रहा है कि ठीक है लेट ये करते हैं फिर ये करते हैं, तो वो कितना बढ़िया से फ्लो हो रहा है. तो एलिगेंस इज़ वन डिपार्टमेंट जिस पे हम जज करते हैं, ऑफ कोर्स. द सेकेंड वन इज द सरप्राइज एलिमेंट. व्हाट डू आई मीन बाय सरप्राइज एलिमेंट? सरप्राइज एलिमेंट क्या होता है कि कभी कभी कुछ थ्योरम्स ऐसे होते हैं कि दे स्टार्ट ऑफ एट अ वेरी रैंडम पोजिशन, ठीक है. कुछ ऐसी जगह से स्टार्ट होता है जहाँ से स्टेटमेंट देख के तो लगता भी नहीं है कि यहाँ से कैसे पॉसिबल है, ठीक है. एंड बिफोर यू नो इट द थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड, ठीक है. इट डज हैपन. सो एक सरप्राइज फैक्टर या एक्स फैक्टर जिसे हम बोल सकते हैं, वो क्या है उस थ्योरम में, तो वो एक अनदर पॉइंट हो सकता है जिस पे हम डिसाइड करें वेदर अ थ्योरम इज एक्चुअली अ मास्टरपीस और नॉट. एंड द थर्ड वन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, अ वेरी क्रूशल वन, बट उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकता. दैट इज द शेयर जीनियस दैट अ थिंकर बेसिकली पोजेस. कि एक जीनियस बंदा जो होता है ना, दे कम अप विथ लाइक वेरी क्लेवर और क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज टू टैकल अ प्रॉब्लम, है ना. आई थिंक ये जो पार्ट है इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, ठीक है. अगर आप किसी म्यूजिशियन को ले लें जो बहुत फेमस है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल म्यूजिशियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑटो ट्यून गाइज. आई मीन आई नो ऑटो ट्यून हर कोई थोड़ा थोड़ा यूज़ करता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द हेवीली ऑटो ट्यून गाइज. तो जो वो क्लासिकल सिंगर्स है तो उनमें से कुछ होते हैं जिनको लगता है कि हाँ उस्ताद बोल देते हैं हम उन्हें, है ना. तो व्हाट मेक्स एन उस्ताद एन उस्ताद, तो वो जो एक फैक्टर है उसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है. क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्वांटिटी में बांटना थोड़ा मुश्किल है. आई नो सम पीपल टॉक अबाउट IQ, बट IQ इज नॉट अ वेरी एक्यूरेट वे टू मेजर जीनियस एक्चुअली, ठीक है. So these are the 3 things which are very crucial to talk about when we are talking about a theorem. लेकिन एक और बात होती है कि थ्योरम्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है मैथमेटिक्स में. वाई आर थ्योरम्स सो इम्पॉर्टेंट? द आंसर इज कि मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि एक बार एक चीज़ अगर प्रूफ हो जाती है तो वो हमेशा के लिए प्रूफ है, ठीक है. उसको और कोई चैलेंज नहीं कर सकता. जैसे फॉर इंस्टेंस मैथमेटिक्स जो है वो जनरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आसपास रखा जा सकता है. नाउ दिस माइट ट्रिगर सम ऑफ द फोक्स, सो सिंसियर अपॉलॉजीज, बट ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा कि मैं किसी को ट्रिगर करूं. बट फिजिक्स में देयर आर कॉन्सेप्ट्स जो कि पहले लाइक प्रेजेंट किए जाते हैं एंड देन लेटर ऑन सम अदर फिजिसिस्ट आते हैं और वो अपनी थियोरी देते हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल there always has been classical mechanics, right? There always has been classical mechanics, and classical mechanics are still relevant, but initially जितना relevant समझा जाता था उतना relevant नहीं होता ये, because there are things like let's say relativity of that sorts, या even the quantum physics. तो जब आप बहुत छोटे स्केल में जाते हैं और बहुत बड़े स्केल में जाते हैं तो mechanics doesn't really translate exactly like that. So there are some constraints here as well. जब ये मैकेनिक्स के फॉर्मूलाज जो वेल नोन फॉर्मूलाज है वो काम करते हैं, अदरवाइज नहीं भी करते हैं. देयर आर स्ट्रक्चर्स इन दिस यूनिवर्स जो नहीं फॉलो करते इस मैकेनिक्स के रूप.
तो एब्सोल्यूट नहीं है उस सेंस में। या एक प्राइम एग्जांपल दूं तो देयर वाज अ न्यूटन्स फॉर्मूला विथ विच ही फाउंड आउट स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एक हुआ करता था, बट लेटर ऑन देयर वाज अ मैथमेटिशियन नेम्ड Laplace. Okay, so Laplace gave a correction to this formula actually. तो ओरिजिनल फॉर्मूला वाज नॉट करेक्ट, राइट। तो एक बंदे ने दूसरे बंदे का काम सॉर्ट ऑफ डिस्कार्ड कर दिया। सॉर्ट ऑफ इज द कीवर्ड, बट मैं सॉर्ट ऑफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नहीं हुआ होता तो शायद करेक्शन भी नहीं आता, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग द ओल्ड वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट वंस द न्यू वर्क कम्स इन द ओल्ड वर्क बिकम्स सॉर्ट ऑफ इररेलेवेंट, ठीक है, वो कहना चाह रहा हूँ मैं। अगेन नो ऑफेंस टू एनी सब्जेक्ट्स एज सच। देन केमिस्ट्री में देयर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स द एटॉमिक मॉडल, है ना। तो द एटॉमिक मॉडल स्टार्ट्स विद डाल्टन, राइट, वी ऑल अग्री विद दिस, बट देन वी ऑल नो दैट देयर वाज अनदर गाय हु केम इन एंड देन दिस मॉडल वाज नॉट एक्यूरेट एनीमोर, राइट। आई थिंक इट वाज द थॉमसन्स मॉडल, है ना। मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं जानता हूँ, तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट्स, बट so basically the new work kind of destroys the older work, है ना, kind of. But mathematics में there has been the very classic result called Pythagoras theorem, right? So Pythagoras theorem is all at least 2000 years old now, है ना, and Pythagoras theorem is still Pythagoras theorem, ठीक है, ये आज भी ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। There is no change in this. हाँ, Pythagoras के टाइम पे नंबर्स का सेंस थोड़ा कम था, आजकल नंबर्स का सेंस ज़्यादा हो गया, एल्जेब्रा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। उस टाइम पे एल्जेब्रा नहीं था। ये हम बात करेंगे जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, तब हम करेंगे, ठीक है। एंड आई स्टार्टेड दिस सेशन विथ मेंशन ऑफ हैंकल, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन कि हैंकल ने क्या बोला था, ठीक है। तो हरमन हैंकल सेड कि ज़्यादातर जो साइंसेस होता है ना, उसमें जो पुराना जनरेशन होता है वो मतलब जो नया जनरेशन होता है वो पुराने जनरेशन के काम को डिस्कार्ड करता है, एंड दैट्स व्हाट इज रिटन हियर, दैट इन मोस्ट साइंसेस वन जनरेशन टीयर्स डाउन व्हाट द अनदर हैज बिल्ट, ठीक है। तो एक ने जो बनाया उसको दूसरा जनरेशन डिस्ट्रॉय करता है, इन सम सेंस खत्म करता है। बट इन मैथमेटिक्स अलोन ईच जनरेशन एड्स अ न्यू स्टोरी, ठीक है, टू द ओल्ड स्ट्रक्चर। पहले से जो है एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। इस पे हम आएंगे डिटेल में। तो दैट्स हाउ थियोरम्स ऑल्सो इवॉल्व, है ना। सबसे पहले ज्योमेट्री का हमें काम मिलता है, ज्योमेट्री इज द वन जहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन होती है। देन एरिथमेटिक एंड अलजेब्रा डेवलप्स, एंड देन कैलकुलस डेवलप्स, और आजकल तो काफ़ी एडवांस्ड फील्ड्स हैं मैथमेटिक्स के। मोस्ट ऑफ देम दे डेवलप ऑन द वर्क दैट हैज़ बिन डन बिफोर, ठीक है। तो दैट्स द आइडिया। आई होप आई वॉज एबल टू कन्विंस यू गाइज दैट थियोरम्स आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैथमेटिक्स एज अ फील्ड कैसे काम करता है, I hope I was able to convince there. Now let us have a discussion on how to prove a theorem, है ना। हमेशा theorem होता है और उसके बाद एक proof होता है। तो how to prove a theorem? Now अभी जो मैं बोलूँगा उस पे एक यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ, terms and conditions applied. तो what are those terms and conditions? कि whatever I'll be talking about here is a very general strategy that I'll be discussing about, ठीक है। तो एक बहुत ही जनरल सा strategy है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं चलता है ऐसे, ठीक है, कि आपने ये एक पर्टिकुलर पार्ट मेरे से सुन लिया और अब आप सारे थ्योरम प्रूव कर दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो थ्योरम प्रूव करने के जनरली दो लाइन ऑफ अटैक होते हैं, दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला होता है डायरेक्ट प्रूफ, ठीक है। नेम सजेस्ट्स एवरीथिंग एक्चुअली, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट थ्योरम का एक स्टेटमेंट होगा जिसे हम हाइपोथेसिस बोलेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब है इसको अभी प्रूव नहीं किया गया है, ठीक है, हाइपोथेसिस होगा। एंड देन यू डू सम मैथमेटिकल मैजिक हियर, add some mathematics here and you end up with the result which is basically the proof, ठीक है। तो मैं proof नहीं लिखता हूँ, मैं result लिखता हूँ, और ये जो मैथमेटिक्स आपने किया that is the proof basically, ठीक है। तो ये जो लाइन ऑफ अटैक है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रूफ। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई होप उससे बेटर समझ में आ जाएगा। मेरे को एग्जाम्पल भी प्री रिटन ले आना चाहिए था, बट ठीक है, फॉर द टाइम बिंग लेट्स जस्ट एडजस्ट गाइस। तो लेट्स टेक अ थ्योरम। थ्योरम बहुत सिंपल है कि इफ m इज अ होल नंबर, ठीक है। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि होल नंबर्स की जानकारी है,
ठीक है, नहीं पता है तो 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन एक होल नंबर है, ठीक है। लेट m इज अ होल नंबर विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। लेट m इज अ इफ m इज अ होल नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं। तो हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। अगर ऐसा है देन m प्लस m प्लस m प्लस m इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ ये बहुत ही एक सिंपल सा केस लिया है मैंने, ठीक है, डोंट वरी, एज वी प्रोग्रेस विद दिस कोर्स हम बहुत हाई एंड थ्योरम्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, आई मीन हम इसे थ्योरम बोल रहे हैं बट एक्चुअली है तो हाइपोथेसिस अगर आपने प्रूव नहीं किया है तो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसका प्रूफ देखते हैं एक बार, क्या बोल रहे हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट कि ये सही है या नहीं है। अब यू माइट से कि ठीक है एक आध नंबर के साथ ट्राई कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए, m एक नंबर चाहिए और वो होल नंबर चाहिए और एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो m को 4 ले लेते हैं, 4 is 2 स्क्वायर है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ठीक है 4 + 4 + 4 + 4 कितना होगा ये, 4 4s are 16 एंड 16 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो हाँ हो गया प्रूफ। तो वो प्रूफ नहीं है, वो एक केस है जो आपने बोला है कि m = 4 के लिए ट्रू है, बट m तो कोई भी रियल नंबर कोई भी होल नंबर ले रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो हम हमेशा नहीं बोल सकते ये। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जनरल सेंस में बात करना पड़ेगा कि हम कोई एक स्पेसिफिक केस नहीं ले रहे हैं। तो हमें क्या बोला गया कि m एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, होल नंबर है एंड परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं कि सिंस m इज अ परफेक्ट स्क्वायर, m इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये गिवन था, अगर m एक परफेक्ट स्क्वायर है देन आई थिंक m = k²। ऐसा कोई ना कोई एक होल नंबर एग्जिस्ट करता होगा जहाँ पे k इज अ होल नंबर, है ना। तो ऐसा कोई ना कोई एक होल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता होगा सच दैट कि उसका स्क्वायर लिखोगे तो m आ जाएगा, है ना। देन हम क्या बात कर सकते हैं, आई थिंक हम m + m + m + m की बात कर सकते हैं। बाय द वे आई नो मैं इसे 4m लिख सकता था, बट ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा फील आता है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो m + m + m + m का मतलब है कि k² को 4 बार लिखना पड़ेगा, विच मीन्स कि दिस इज नथिंग बट 4k², विच ऑल्सो मीन्स दिस इज 2k का होल स्क्वायर एंड दिस इज अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आई थिंक आई एम डन, क्योंकि मेरे को यही प्रूफ करना था कि अगर ऐसा होगा, अगर m एक परफेक्ट स्क्वायर है तो m + m + m + n भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो व्हेन वी आर एबल टू प्रूव समथिंग तो हम लोग लिखते हैं QED, ठीक है, QED स्टैंड्स फॉर क्वाड एराट डेमोन्स्ट्रेंडम आई थिंक, ठीक है। तो दिस बेसिकली मीन्स कि जो हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे थे वो हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। इन सम बुक्स दे यूज दिस सिंबल, ठीक है, ऐसा स्क्वायर बना देते हैं, और अगर प्रिंटेड नहीं है, हैंड रिटन है, तो मैथमेटिशियंस ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है। सो दैट्स जस्ट अ स्क्वायर, दैट ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग, बट QED साउंड्स मोर कूल, राइट, सो इसलिए वो रखा गया है। तो ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ अप्रोच हो गया। सेकेंड लाइन ऑफ अप्रोच की बात करते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ अप्रोच इज इनडायरेक्ट प्रूफ। तो इनडायरेक्ट प्रूफ की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है, द नेम सजेस्ट कि हम डायरेक्टली कोई लाइन ऑफ अटैक नहीं है हमारे पास। यहाँ पे हम बहुत डायरेक्टली सीधा परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन लगाया एंड वी स्टार्टेड प्रूविंग, राइट। तो इनडायरेक्ट प्रूफ ऐसे नहीं चलता है। अब इनडायरेक्ट से मेरा मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक हाइपोथेसिस होता है और एक कंक्लूजन की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी था ना, अगर आप देखो तो ये इफ m इज अ होल नंबर एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हाइपोथेसिस था, ये हम मान के चल रहे थे कि m एक होल नंबर है और एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा जो रिजल्ट था, जो कि कंक्लूजन जिसे हम कह सकते हैं, द कंक्लूजन वाज कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हाइपोथेसिस है और कंक्लूजन भी एक चीज होता है जहां तक हम डायरेक्ट प्रूफ में पहुंचे थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम हाइपोथेसिस मान के चलते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस को ट्रू माना जाता है एंड हम रिजल्ट को फॉल्स मान के चलते हैं।
हाइपोथेसिस एंड फॉल्स कंक्लूजन। ये हम मान के चलते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दिखा दूंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हम मान के चलते हैं एंड वी डू आवर क्लासिक मैथमेटिक्स, हियर मैथमेटिकल स्ट्रैटेजीज हम लगाते हैं एंड देन वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मतलब कुछ तो गड़बड़ होती है आगे चल के, है ना। तो कुछ गड़बड़ जब हो जाती है तो हम बोलते हैं कि नहीं हमने ये जो अज्यूम किया था कि जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है, वो सच नहीं है। कंक्लूजन फॉल्स हो ही नहीं सकता, हमने ये साबित कर दिया। अब कंक्लूजन फॉल्स नहीं होगा तो कंक्लूजन ट्रू ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है चीज़ों को प्रूव करने का। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यस ये ले लेते हैं कि देयर इज नो सोल्यूशन टू द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन ऐसा ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, नाउ मेरे को पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ऐसे इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, और हम वही करने भी वाले हैं। बट ऐसा थ्योरम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो एक बार को तो लगता है कि इसे प्रूफ कैसे किया जाए, है ना। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट प्रूफ यूज करेंगे, जिसे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं बाय द वे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है, इसे ऐसा भी लिखा जाता है टेक्स्ट बुक्स में। कुछ मैथमेटिशियंस इसे नहीं मानते, ठीक है, वो बोलते हैं कि आपने इनडायरेक्ट प्रूफ करा है तो हम नहीं मानते, ठीक है। तो वो अलग स्कूल ऑफ थॉट है, बट चलो ठीक है। तो प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ में हमने क्या बोला था, हम हाइपोथेसिस मानेंगे, यानी कि हमने ये इक्वेशन माना, ये इक्वेशन ही है हमारा हाइपोथेसिस, और हम मानते हैं कि देयर इज अ सोल्यूशन। यहाँ पे बोल रहे हैं नो सोल्यूशन है, कंक्लूजन हमारा है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम उसका उल्टा मान के चल रहे हैं। तो उसका उल्टा क्या मानेंगे कि लेट अल्फा बी द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है उसका एक सोल्यूशन मैंने मान लिया। अच्छा ठीक है, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जहां जहां x था वहां पे अल्फा रख देते हैं, यहाँ पे भी एक अल्फा आएगा एंड यहाँ पे भी एक अल्फा, सेम एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली। जहां जहां पे x था वहां पे अल्फा रख दिया। ठीक है, अगला तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं आप लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 अल्फा प्लस 1 एंड अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। चलो एक और स्टेप लिख ही देता हूँ सिंस हम बेसिक्स कर रहे हैं पूरा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। अब आपको दिख रहा है दोनों तरफ क्या अल्फा स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर है, जो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, या इस तरफ ले आके माइनस कर दो, एक ही बात है, और ये भी हो जाएगा, है ना। तो व्हाट डू वी हैव? आई थिंक वी हैव 1 इज इक्वल टू 0। ये कुछ वियर्ड सा नहीं लग रहा है? आई थिंक आप अग्री करेंगे कि ये वियर्ड है। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा नहीं होता है। 1 0 के बराबर नहीं होता है। अब कभी कभार यूट्यूब पे कुछ चीज़ें आप देख लेते हैं ना, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें प्रूव कर दी जाती हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, वो प्रूफ नहीं होता है। ये बाई डेफिनेशन सही नहीं हो सकता है, और अगर ये सही हो गया तो सारी की सारी मैथमेटिक्स धराशायी हो जाएगी। देयर इज नो मैथमेटिक्स एग्जिस्टिंग आफ्टर दिस। ठीक है, तो ये होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद हम बढ़िया बढ़िया से लिखते हैं कि देयरफॉर द अजम्पशन दैट देयर एग्जिस्ट अ सोल्यूशन इज इनकरेक्ट, हेंस देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इनडायरेक्टली प्रूफ कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब इनडायरेक्ट प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इनडायरेक्ट प्रूफ इतना ज़रूरी क्यों है? इनडायरेक्ट प्रूफ के बारे में हार्डी साहब, जिनकी फोटो मैंने दिखाई थी आपको, हार्डी साहब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो इनडायरेक्ट प्रूफ है वो एक चेस के गेम के जैसा है, बट चेस के गेम से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम है चेस के गेम का। चेस के गेम में क्या होता है, अगर आप चेस खेलते हैं तो, नहीं खेलते तो फिलहाल के लिए सुन लीजिए बस, कि कभी कभी क्या होता है कि आप एक कोई भी छोटा सा लाइक कोई भी पीस आप सैक्रिफाइस कर देते हो कि लाइक ठीक है ये वाला लेट्स से हॉर्स है, मतलब घोड़ा है, या फिर वजीर है, या ऊंट बोलते हो आप अगर, तो उसको आप सैक्रिफाइस करते हो लेट्स से रानी को बचाने के लिए या गेम जीतने के लिए, करते हैं कभी कभी सैक्रिफाइस करते हैं, उसे गैम्बिट बोला जाता है। ठीक है, चेस में इंग्लिश में गैम्बिट बोलते हैं उसको।
तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि एक चेस का गेम है, लेकिन यहाँ पे एक पीस नहीं सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा गेम ही सैक्रिफाइस कर देते हैं मैथमेटिशियन, ठीक है। जैसे हमने तो पूरा रिजल्ट ही गिव अप कर दिया ना, हमने तो रिजल्ट ही गिव अप कर दिया कि नहीं नहीं सोल्यूशन होगा वहां पे। तो ये वही बोल रहे हैं कि अ फाइनर गैम्बिट देन एनी चेस गैम्बिट, अ चेस प्लेयर मे ऑफर द सैक्रिफाइस ऑफ अ पॉन और इवन अ पीस, बट अ मैथमेटिशियन ऑफर्स द गेम, ठीक है। ये सुनने में कितना कूल लगता है ना। तो जेएच हार्डी वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेलो। हो सकेगा तो मैं इनके काम पे डेफिनेटली डिस्कशन करना चाहूँगा, देखेंगे कितना रिस्पॉन्स आता है मेरे को यूट्यूब पे रिगार्डिंग दिस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टेटमेंट और उसके कन्वर्स की भी बात कर लेते हैं, लाइक वेरी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है और कॉन्वर्स क्या होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो होता है ना, स्टेटमेंट जो होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। इफ ए कोई एक चीज है, देन बी। हमने अभी तक जितने भी सेंटेंसेस देखे ये कुछ इसी टाइप के थे। आई थिंक आपको शायद ये वाला जो सेंटेंस है जो इनडायरेक्ट प्रूफ में हमने किया था वो शायद ऐसा ना लगे, बट ये भी उस तरीके से लिखा जा सकता है, मैंने फ्रेम नहीं किया वैसे। बट ये वाला तो डेफिनेटली वैसा, इफ समथिंग देन समथिंग। तो जनरली जो थ्योरम्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। तो आपने इफ समथिंग देन समथिंग कर दिया, तो इसका जो कॉन्वर्स होता है, कॉन्वर्स का मतलब आप कह सकते हो उल्टा होता है। उसमें हम क्या करते हैं, इफ बी देन ए बोलते हैं, ठीक है। इफ बी देन ए बोलते हैं, तो इसे जनरली कॉन्वर्स बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं कि इफ अ ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड्स, ठीक है। ये वाला सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं। इफ अ ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड्स देन इट हैज 3 इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इफ ए क्या हो गया यहाँ पे 3 इक्वल साइड्स, यहाँ पे 3 इक्वल साइड्स, जो मैंने अभी सेंटेंस बोला उसमें, स्टेटमेंट बोला जो उसमें। एंड उसमें कंक्लूजन वाला पार्ट क्या था कि उसमें 3 इक्वल एंगल्स में होंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये सब ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ठीक है, कहीं भी मत लगा देना इसको। तो 3 इक्वल एंगल्स होंगे। तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा, इसका कॉन्वर्स होगा कि अगर 3 इक्वल एंगल्स है एक ट्रायंगल में, 3 इक्वल एंगल्स है, देन 3 इक्वल साइड्स भी होंगे, राइट। तो स्टेटमेंट और उसका कॉन्वर्स इस तरीके से होता है। अच्छा, यहां पे क्या है, ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें स्टेटमेंट और कॉन्वर्स दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स है, दोनों ही करेक्ट है, इनको प्रूफ किया जा सकता है ना, दोनों ही ट्रू है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है, और ये एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं ओपन एंडेड। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, होपफुली यू गाइस वोंट माइंड। तो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि कुछ इस टाइप से है, ऑफ कोर्स, तो अगर ऐसा है देन हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, करेक्ट। क्या इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है, लाइक इफ दिस देन दिस, क्या इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है कि अगर ऐसा होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा? इज दैट ट्रू? द आंसर शायद कई लोग गेस करके बता देंगे हाँ होता ही होगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि अगर एक रियल नंबर का फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, अ रियल नंबर हैज फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, देन इट मस्ट बी अ रैशनल नंबर। जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। बट इसका जो कॉन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। इसका कॉन्वर्स क्या होगा कि इफ अ रियल नंबर इज रैशनल देन इट हैज फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। बट ऐसा तो नहीं होता है, 1/3 एक रैशनल नंबर है, बट इसका फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन तो नहीं होता है ना, जैसे 3 ऐसे चलता रहता है। तो कॉन्वर्स हमेशा ट्रू हो वो जरूरी नहीं है। तो एक मैथमेटिशियन जब थ्योरम प्रूफ करते हैं तो उसके साथ एक कॉन्वर्स के बारे में भी जरूर सोचा जाता है, ठीक है। तो वो भी एक चीज माइंड में रखनी है। फाइनली जो बिजनेस एंड ऑफ थिंग्स है कि ये कोर्स में मैं करने क्या वाला हूं, तो इसमें हम एक सर्वे करेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे, लेकिन हम थ्योरम्स से शाई अवे नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इजी बनाऊं उसको। मैं ये जनरल ऑडियंस के लिए बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक दिस सो दैट ये थोड़ा सा, आई होप ये नया है, मुझे नहीं पता अगर कोई कर रहा हो ये, तो आई एम श्योर कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा, बट अगर कोई नहीं कर रहा है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। इट्स फन,
एंड ऑल्सो हो सकता है कि किसी को इंटरेस्ट आए मैथमेटिक्स में एज अ सब्जेक्ट, कि अच्छा इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पर मैं डिस्कशन करूंगा, तो जस्ट अ क्विक 5 मिनट्स मैक्स। तो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स को मैं 3 हिस्सों में रफली डिवाइड करूंगा। अगेन ये मेरा डिवीजन का तरीका है, ऐसे एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। तो पहला जो एरा होगा वो होगा एज ऑफ ज्योमेट्री। अगेन ये सब मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। ऐसा किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, या मैंने तो नहीं देखा, ठीक है, हो भी सकता है लिखा हो। तो पहला है एज ऑफ ज्योमेट्री। इसमें हम कुछ लेजेंड्स की बात करेंगे जिनका नाम शायद सुना भी होगा आपने। सबसे पहले लेजेंड है यूक्लिड, ठीक है, ब्रिलियंट थिंकर। इन्होंने बुक लिखी थी एलिमेंट्स, डिस्कस करेंगे जितना हो पाया, डिस्कस करेंगे जितना स्कोप में रहा। वेरी अमेजिंग टेक्स्ट, इवन आज भी मिल जाती है शायद इंडिया में, मुझे नहीं पता, बट फॉरेन में तो मिल ही जाती है। देन वी हैव आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को ज़्यादातर लोग फिजिक्स में जानते हैं, बट आर्किमिडीज हैव done a lot of contribution. He has done a lot of contribution in mathematics as well. तो बहुत important thinker है, and I think one of the genius guys out there, क्योंकि you have to understand कि ये जिस era में थे उस era में numbers का knowledge नहीं था उतना ज़्यादा, ठीक है। numbers का knowledge मिडिल ईस्ट में था, but इनके area में नहीं था उतना। So the kind of things that he has proven, like he has a proof कि area of circle pi r square होता है, and that too without calculus. So it was crazy actually of that time, ठीक है ना। तो genius guy actually of his time, of course. Then the second age is age of algebra, and when I say algebra I include arithmetic here, ठीक है। हालांकि arithmetic पे शायद I don't know, देखते हैं discussion हो पाएगा या नहीं। तो when we talk about age of algebra again, age of algebra में if I have to mention 2 folks, one of them has to be Al-Khwarizmi. He's given the credit, इनकी बुक थी अल जबर नाम की। एक्चुअली नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो अल जबर नाम की बुक थी जिससे एल जबरा वर्ड बनाए, ठीक है। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ये, तो दैट्स कूल, ठीक है। सेकेंड गाय जिसके बारे में शायद एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ही इज जेरोलामो कार्डानो। कार्डानो बोल दोगे तो भी समझ में आ जाएगा सामने वाले को, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग गाय, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ था इनका। कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, बट या वेरी इंटरेस्टिंग गाय। एंड देन वी टॉक अबाउट मॉडर्न मैथमेटिक्स। मॉडर्न से मेरा मतलब एब्सोल्यूट मॉडर्न नहीं है, क्योंकि वो बियॉन्ड द स्कोप हो जाएगा, एंड वो बहुत लाइक आजकल मैथमेटिक्स उस स्टेज में है जहाँ पे इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल ऑफ मैथमेटिक्स बाय अ सिंगल पर्सन, ठीक है। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स की बात से मेरा मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट गाइज लाइक आइजक न्यूटन। ऑफ कोर्स इनको भी ज़्यादातर लोग फिजिक्स में जानते हैं, बट हैज़ डन सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। देन ऑफ कोर्स न्यूटन की बात हो और लेबनिज की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इनकी तो फोटो भी दिखाई थी स्टार्टिंग में। Then we have to talk about Euler, of course. Euler, yes. And of course, last but not the least, we have to talk about Gauss. तो इनकी तो बातें करनी ही है, इसके अलावा भी हम बातें करेंगे और लोगों की, ठीक है। तो I don't know how this session was, and I don't know कि कैसा लगा. So please let me know in the comments, and I'll see you guys later. Till then, keep learning. Thank you.